Hello students, this is Rajiv and you are learning on AIMS Academy. So now we are going to discuss 20 most important questions of chapter 4 linear equations in two variables. जो बच्चे मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं फर्स्ट 3 चैप्टर्स की नंबर सिस्टम्स, पॉलिनोमियल्स एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो जाकर एग्जाम से पहले वो जरूर देख लेना। तो आइए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। एक बार रीड कीजिए। द वैल्यू ऑफ P, फाइंड द वैल्यू ऑफ V होगा यहां पर, सॉरी पहले क्वेश्चन में गलती हो गई, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ P if y is equals to P and x is equals to 3/2 is a solution of linear equation this। ठीक है, इसका मतलब आपको करना क्या है, x की जगह पर आप पुट कर दीजिए 3/2 माइनस y की वैल्यू उन्होंने क्या पुट करने के लिए बोला है, P प्लस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये माइनस में है, अलग है, बिल्कुल सेपरेट। तो देखिए 3 प्लस 27 कितना हो जाएगा 30 माइनस P इक्वल्स टू 0। ये माइनस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस। तो P की वैल्यू कितनी आ गई 30। ठीक है, तो इस तरीके से वो कंफ्यूज करने के लिए कई बार y की वैल्यू P, A, B, C वगैरह कुछ दे देते हैं या फिर कई बार K दे देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रीड कीजिए। इन एन एग्जीबिशन द कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर एन एडल्ट इज 5 more than thrice the cost of a ticket for a child। ठीक है, अब वो कह रहे हैं विच इक्वेशन रिलेट्स द कॉस्ट y ऑफ एडल्ट टिकट्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट x ऑफ चाइल्ड टिकट। इसका मतलब क्या है जरा समझिए बेटा। कॉस्ट ऑफ अ टिकट फॉर चाइल्ड की बेटा टिकट की कॉस्ट कितनी है x रुपीज। ठीक है, और एडल्ट की कितनी है बेटा y। तो कॉस्ट ऑफ अ टिकट फॉर एडल्ट के लिए बेटा कितनी है ₹y। अब जरा ऊपर की स्टेटमेंट पढ़िए जरा सा। इन एन एग्जीबिशन द कॉस्ट ऑफ टिकट्स फॉर एडल्ट इज 5 more than the cost of thrice the cost of a ticket for a child। जितनी भी कॉस्ट है एक एडल्ट की टिकट की वो किसके इक्वल है, 5 more than thrice the ticket of a child। मतलब एडल्ट की टिकट कितनी है 5 more कैसे निकालो, अगर आप उसमें 5 ऐड कर दो, 5 more than thrice का मतलब 3 times the cost of a ticket for child। तो चाइल्ड की जितनी भी कॉस्ट है टिकट की उसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देंगे तो आपको किसकी कॉस्ट मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ अ टिकट फॉर एडल्ट। तो देखिए कौन सा मैच कर रहा है, ये देखो बेटा मैच कर रहा है। इसको बस आगे पीछे लिख दिया गया, 5 पहले लिख दिया गया है, 3x बाद में। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। एक बार रीड कीजिए। 3rd, सोना इज 7 years यंगर देन सैम। ठीक है, तो 2 बच्चे हैं, एक है सैम और दूसरा है सोना, दूसरी है सोना। आफ्टर 2 years सैम विल बी 14 years। तो 2 years के बाद सैम कितना हो जाएगा 14 years। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोना। ठीक है, तो लेट करेंगे बेटा, यहां पे सॉल्यूशन देख लीजिए। लेट सोनाज प्रेजेंट एज बी y years। ठीक है, एंड सैम्स प्रेजेंट एज
बी एक्स ईयर्स। ठीक है, तो सोना छोटी है क्योंकि 7 ईयर्स यंगर, इसलिए मैंने वाई लिया है। ठीक है, और सैम जो है वो बड़ा है, इसलिए मैंने एक्स ले लिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रेजेंट एज ईयर है। अब वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर 2 ईयर्स सैम, अच्छा यहां से देखो जरा, वो क्या कह रहे हैं, सोना इज 7 ईयर्स यंगर देन सैम। सैम की जो भी एज है उससे 7 ईयर्स यंगर या 7 ईयर्स छोटी है कौन, सोना। सपोज मेरी एज है सपोज 27 और आप लोग मुझसे 10 ईयर्स छोटे हो, तो मेरी एज में से अगर आप 10 ईयर्स माइनस कर दोगे तो आप लोगों की एज आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरीके से जो भी सैम की एज है, अगर उसकी एज में से मैं 7 ईयर्स माइनस कर दूं तो किसकी एज मिल जाएगी, सोना की। इज दैट क्लियर? ये रही बेटा मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो ये क्या कह रहे हैं, आफ्टर 2 ईयर्स, तो भाई अभी सैम की एज कितनी है, एक्स। तो आफ्टर 2 ईयर्स क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए बेटा, आफ्टर 2 ईयर्स, सपोज अभी आपकी एज 15 ईयर्स है, तो 2 ईयर्स के बाद आपकी एज कितनी होगी, 15 में आप 2 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 17 ईयर्स। तो अभी सैम कितने साल का है, कितनी एज है उसकी, एक्स ईयर्स। तो अगर इसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो मुझे यह पता चल जाएगा 2 ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी होगी, विच इज गिवन। वो क्या कह रहे हैं, आफ्टर 2 ईयर्स सैम विल बी 14 ईयर्स। तो इसकी एज उन्होंने दी हुई है कितनी, 14 ईयर्स। तो ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, सब्ट्रैक्ट कीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा, 12। अब वो क्या कह रहे हैं कि दोनों की प्रेजेंट एज बताइए। तो भाई सैम की तो, अच्छा सोना की बतानी है। तो देखिए सैम की तो आ गई है, लेकिन हमें किसकी बतानी है, सोना की। सोना की एज निकालने के लिए अगर मैं यहां पे x की वैल्यू पुट कर दूं तो सोना की एज आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी है, 12 माइनस 7। सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो सोना इज 5 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, या फिर सोनाज प्रेजेंट एज लिख दीजिए आप, सोनाज प्रेजेंट एज इज, या बी 5 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, नोट इट डाउन। रीड करते हैं, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the order of its digits is 99। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। If units and tens digits are the number tens digits of the numbers are x and y respectively, then write the linear equation representing the above statement। समझिए जरा, पहले मैं आपको साइड में एक बार समझा दूं कि 32, सपोज ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 30 + 2। ये जो पहले नंबर लिखा होता है ये होता है यूनिट डिजिट, जो सेकंड नंबर पे लगा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है, वो होता है टेंस डिजिट। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस वाले नंबर की वैल्यू आती है 1 से मल्टीप्लाई करके, और इस वाले नंबर की वैल्यू आती है 10 से मल्टीप्लाई करके। देख लीजिए 3 10 का कितना होता है, 30। इसी तरीके से अगर कोई नंबर है, देखिए जरा, यूनिट डिजिट पर बोल रहे हैं x, देखिए पहले लिखा हुआ ना यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट, तो यहां पर x एंड y लिखा हुआ, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट पर होगा x और टेंस डिजिट पर होगा y। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या हुई, जरा देखिए, 10y + x। बात समझ में आ रही है? अगर इसके ऑर्डर को वो कह रहे हैं रिवर्स कर दो, रिवर्स का मतलब 23, तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, 2 × 10 + 3 × 1। इसको बेसिकली मैंने क्या किया, 20 + 3 में ब्रेक कर दिया, और 20 को लिखा जा सकता है 2 × 10 और 3 को लिखा जा सकता है 3 × 1 3। तो इसके ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब है कि जो यहां पे लिखा हुआ है उसको यहां पे लिख दो, जो यहां पर लिखा हुआ है उसको इधर। अच्छा, इसके ऑर्डर को अगर आप रिवर्स करेंगे तो x पहले आ जाएगा और y बाद में। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जरा देखिए, 10x + y। ठीक है, अब 2
स्लोली बेटा, बिल्कुल स्लो, 10x प्लस वाई। तो जब आप इसका ऑर्डर रिवर्स कर देंगे तो टेंस डिजिट वाला आ जाएगा यूनिट डिजिट पर और यूनिट डिजिट वाला आ जाएगा टेंस डिजिट पर। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, तो यहां पर क्या है, यूनिट्स डिजिट क्या है, यूनिट्स डिजिट है आपकी x एंड टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट है आपका y। तो वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर क्या होगी भाई, ये टेंस डिजिट पर है तो 10y प्लस यहां पर कितना आ जाएगा x, क्योंकि ये टेंस डिजिट पर है ना और ये वंस डिजिट पर है। इसके बाद आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर को जब आप रिवर्स कर देंगे तो जो वंस डिजिट पर है वो आ जाएगा टेंस डिजिट पर, जो टेंस डिजिट पर है वो आ जाएगा यूनिट डिजिट पर। ठीक है, ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, देखो जरा, दिस सम, सम मतलब प्लस करना, ऑफ 2 डिजिट नंबर। देखो ये क्या है भाई, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर, एक नंबर यहां पर और एक नंबर यहां पर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब ये ओरिजिनल नंबर था, ये उसका ऑर्डर क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इसका सम और इसका सम किसके इक्वल है, इज 99। तो इन दोनों जो आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 99 आएगा। ठीक है, अब देखो 10x प्लस 1x कितना आ गया, 11x, 10y प्लस 1y कितना आ गया, 11y, यहां पे कितना आ गया, 99। 11 कॉमन लिया जा सकता है, मैं थोड़ा सा इधर इरेज कर देता हूं कहीं नीचे से कट जाए। यहां से आप क्या कीजिए, 11 कॉमन ले लीजिए। जब आप 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 99, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 99 डिवाइडेड बाय 11, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 9। तो x प्लस वाई इज 9। और उन्होंने हमसे क्या पूछा था, उन्होंने हमसे पूछा था देन राइट द लीनियर इक्वेशन। देखो ये दोनों ही क्या है, लीनियर इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इनकी पावर कितनी है, 1। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द अबव स्टेटमेंट, तो ये अबव स्टेटमेंट को ही तो रिप्रेजेंट कर रही है। तो बस आपको इतना करके छोड़ना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 डिजिट वाला और जिसमें ऑर्डर रिवर्स करते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन अ स्कूल 25% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, मतलब टोटल स्टूडेंट्स की 25% क्या हैं, सिर्फ गर्ल्स हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड वाई, देखो पहले लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स, इसका मतलब गर्ल्स को हम डिनोट करेंगे किससे, एक्स से, एंड बॉयज, बॉयज बाद में लिखे हुए हैं, इसका मतलब बॉयज को हम किससे डिनोट करेंगे, वाई से। अब वो कह रहे हैं देन फॉर्म एन इक्वेशन फॉर द अबव स्टेटमेंट। तो जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट क्यों करना, नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई है उन्होंने एक्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए हुए हैं, वाई। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो किसके इक्वल हैं, 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। बेटा एक बात बताओ, अगर आप यहां पे टोटल स्टूडेंट्स निकालना चाहते हो तो कैसे मिल सकते हैं, अगर आप गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को ऐड कर दो तो आपको टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा गर्ल्स कितनी है बेटा, x इक्वल्स टू 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने बेटा, x प्लस वाई। देखिए परसेंटेज अगर आप हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100। ठीक है, इससे आप कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 4, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहां पे क्या बचेगा, x प्लस वाई। इन दोनों को इधर ले आइए। ठीक है,
देन फॉर्म एन इक्वेशन, इक्वेशन फॉर्म करनी है ना, हाँ जी, तो दोनों को आप इधर लेकर आ जाइए, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 4x में से 1x माइनस करोगे क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यही है आपकी इक्वेशन जो उन्होंने फॉर्म करने के लिए बोली है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। थोड़े से नंबरिंग में एरर हो गया था, तो हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये 6th है। रीड कीजिए, इफ x इज इक्वल्स टू के स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू के इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के। वैल्यूज मतलब 1 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो बेसिकली अगर आप बात करें सॉल्यूशन की, तो होगा क्या, पुट करना है हमें x की जगह पर के स्क्वायर एंड y की जगह पर k इन किस इक्वेशन में, x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 में। ठीक है, अब जरा देखिए, x की जगह पर आपको क्या पुट करना है, x की जगह पर पुट करना है के स्क्वायर माइनस y, 5y की जगह पर क्या पुट करना है k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली यहां पर बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब हमें यहां पे करना होगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और फिर हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, बट यहां पे फॉर्म क्या हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करना है भाई, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आई होप सभी को अच्छे से आती है। तो स्प्लिटिंग करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x माइनस का, अच्छा k है, x की जगह पर k है, माइनस का 2k माइनस का 3k। सभी को आता है ना भाई, a और c को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6, फिर 6 के फैक्टर्स करेंगे 2 इंटू 3 और 1, तो 6 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 1। तो मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना होता है कि मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से 6 आ जाए, और प्लस करने के बाद दोबारा से -5 आ जाए। मैं आपको यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं सिखा रहा हूँ, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इट मींस आपको चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब देखिए, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है k। जब k कॉमन ले लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा k, यहां से k कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2। अब जरा ध्यान देना, यहां पर -3 कॉमन लिया जाएगा। अगर प्लस होता तो +3 कॉमन लेते, माइनस है तो -3 कॉमन लेंगे। और जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आपको पता है अंदर के साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अगर ये नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि 3 तो ले लिया है कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा k, और ये है प्लस का तो ये बन जाएगा माइनस। यहां पर क्या बचेगा 2, कैसे, क्योंकि इस 6 को 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है। अब आपने 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखिए क्या कॉमन है, यहां पर भी k-2 है, यहां पर भी k-2 है, तो k-2 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा k-3। अच्छा, अगर ये दोनों इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है तो इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, राइट हैंड साइड के, विच इज 0। अब जरा देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 कब आ सकता है, या तो इसकी वैल्यू 0 हो या इसकी वैल्यू, क्योंकि दोनों में से जब कोई एक 0 होगा तभी आंसर क्या आएगा 0। तो निकाल लेते हैं यहां से, आपको पता ही है। तो या तो इसकी वैल्यू 0 या इसकी वैल्यू 0, इसीलिए इसको 0 के इक्वल लेते हैं। यहां से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि ये माइनस में उधर जाकर प्लस, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, यूं तो ये क्वेश्चन इजी है, जिन बच्चों को आता है उनके लिए तो बहुत इजी है, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप ही अभी तो चल रहे हैं हमारे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ वन एंगल इज x डिग्री, तो पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें एक एंगल है x डिग्री एंड अनदर एंगल इज y डिग्री, देन फाइंड द रिलेशन ऑफ x एंड y। तो यहां पर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे वो रिलेशन पूछ रहे हैं। रिलेशन का मतलब होता है आपको बेसिकली इक्वेशन बनानी है। ठीक है,
तो जैसा बोल रहे हैं वैसा कर लेते हैं भाई। पहली बात तो वो ये बोल रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वन एंगल तो कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री। अब वो कह रहे हैं इसमें से एक एंगल है x डिग्री और जो दूसरा एंगल है वो है y डिग्री। ठीक है, तो इसका नामकरण भी कर लेते हैं भाई। ये है a, ये है b और ये है c। ठीक है, तो यहां पर अब आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। लेट ट्राइंगल ABC इज a right angled at B। राइट एंगल किस पर है, B पर। वेयर एंगल A इज इक्वल्स टू x डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू y डिग्री। ठीक है, अब हमें यह पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इन थ्री एंगल्स का सम A प्लस B प्लस C, इन थ्री एंगल्स का सम कितना होगा, 180। और रीजन क्या होगा, रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल A x डिग्री का, एंगल B 90 डिग्री का, एंगल C y डिग्री का। ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये x डिग्री, ये y डिग्री, ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x डिग्री y डिग्री, आंसर कितना आ गया, 90। बस यही छोड़ देना। यही है रिलेशन कि जब आप x और y को ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जाते हैं। वो आपसे कह रहे हैं डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन दिस हुज x कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। ठीक है, पहले आप ये समझिए ऑर्डिनेट जो होता है वो y की वैल्यू होती है। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, आपको पॉइंट बताना है ऑन ग्राफ। ठीक है, तो लेट करेंगे x कोऑर्डिनेट b a। x कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, a मान लीजिए। बेटा कोऑर्डिनेट कैसे होता है, x, y की फॉर्म में भाई। हाँ जी, तो x की वैल्यू मैंने लेट कर ली है a और y की वैल्यू अभी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, एंड y कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट। बेटा y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ऑर्डिनेट b। देखो इधर उन्होंने क्या बोला है, b। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया है, b। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए, वो कह रहे हैं इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के 5/2 टाइम्स है। सो x कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बेसिकली। अब जरा देखिए, वहां पर आप पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल टू b। भाई a और b वहां पर पुट कर दीजिए, तो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। x की जगह क्या पुट करने के लिए बोला गया है आपसे, a। y की जगह पर क्या पुट करने के लिए बोला गया आपसे, b। मैं बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूं, आप चाहें तो थोड़ा सा शॉर्टकट भी ले सकते हैं। देखिए b, क्या मैं a की जगह पर 5/2 b लिख सकता हूं, देखिए जरा, क्या मैं a की जगह पर 5/2 b लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि a की वैल्यू किसके इक्वल है, 5/2 b। यहां पर आप ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 5b प्लस 5b कितना हो गया, 10b इक्वल्स टू 20। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा आपका 10। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट। b की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और a की वैल्यू किसके इक्वल है, 5/2 b के इक्वल। देखिए जरा इधर, अब आप क्या कीजिए, b की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए,
बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। बस उन्होंने यही बोला था, पॉइंट निकालने के लिए बोला था उन्होंने, हमसे क्या पूछा था, डिटरमाइन द पॉइंट। तो पॉइंट इज, देखो पॉइंट था ए कॉमा बी, जरा देखिए हमने पॉइंट कौन सा लिया था, ए कॉमा बी। ए की जगह पर क्या आया है 5, बी की जगह पर क्या आया है 2, सो दिस इज दी पॉइंट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और वैल्यू भी पुट करनी होगी, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। ठीक है, यहां पे लीनियर इक्वेशन बनेगी और काफी कुछ दिया हुआ और काफी कुछ आपको फाइंड आउट करना है। इधर देखिए जरा, इलेक्ट्रिक कंपनीज जनरेट बिल्स वेयर आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड मंथली चार्जेस, ठीक है, ऑफ 300 रुपीज। तो फिक्स्ड चार्ज उन्होंने हमें दे दिए हैं कितने, 300 रुपीज, ये तो कंपनी लेगी ही लेगी। इसके बाद एंड चार्जेस बेस्ड ऑन दी कंजप्शन, अतुल्स मार्च बिल इज 1230। तो अतुल को यह है एक लड़का जिसका बिल कितना आया है 1230, किसका, मार्च मंथ का। ठीक है, नाउ फाइंड अ लीनियर इक्वेशन, हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीनियर इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल उन्होंने क्या बोल दिया है, लेट्स से y। ओके, नाउ फॉर मार्च मंथ एंड द टोटल बिल ऑफ अप्रैल एंड फेब्रुअरी, वो क्या कह रहे हैं, फाइंड हमें करना है अप्रैल और फेब्रुअरी का। देखिए मार्च का तो ऑलरेडी गिवन है, बेसिकली हमें किसका फाइंड आउट करना है, अप्रैल एंड फेब्रुअरी का। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर आपको बिल दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, बिल ऑफ मार्च। मार्च कितना दिया हो 1230। ये जो बिल आया होगा ये कॉम्बिनेशन है किसका, फिक्स्ड चार्जेस का प्लस वेरिएबल चार्जेस का। अब ये वेरिएबल चार्जेस क्या होते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, आपसे एक फिक्स्ड चार्ज तो लेती ही लेती हैं, मतलब जैसे कि आपको 300 तो देने ही देने हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करें या ना करें, डजेंट मैटर। अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो यूनिट्स आते हैं, भाई 1 यूनिट यूज किया आपने, 3 यूनिट, जितने यूनिट्स आप इलेक्ट्रिसिटी के यूज करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग अपना बिल देना है। तो जो बिल वेरी करेगा वो किसकी वजह से वेरी करेगा, वेरिएबल चार्जेस की वजह से वेरी करेगा, अदरवाइज तो फिक्स चार्जेस तो फिक्स्ड ही है। कितने, 300 वेरिएबल चार्जेस। तो देखिए फिक्स्ड चार्जेस तो उन्होंने हमें दिया हुआ है 300, तो मैंने फिक्स्ड चार्जेस की वैल्यू पुट कर दी है। यहां पर कितना आ जाएगा 1230, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या है आपका वेरिएबल चार्जेस। अच्छा, वेरिएबल चार्जेस है किसके लिए, मार्च मंथ के लिए, और मार्च मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया, वेरिएबल चार्जेस फॉर 31 डेज लिख दिया। अच्छा, ये था प्लस में, उधर जाकर क्या हो जाएगा ये माइनस। ठीक है, तो वेरिएबल चार्जेस फॉर 31 डेज कितना आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 3 और ये कितना आ जाएगा 9। तो 31 डेज का जो इलेक्ट्रिक बिल आया है वो कितना होगा 930। एक्चुअली इसमें ये फिक्स्ड चार्ज और ऐड कर दिए जिसकी वजह से बिल इतना बन गया है। अच्छा, अगर मैं ये देखूं कि मैंने हर दिन कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, यहां पर ये पूरा बिल कितना है 31 डेज का, मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मैंने एक दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। सपोज आपका बिल आता है 3000 रुपीज और उस मंथ में है 30 डेज, आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपने एक दिन में कितनी लगभग इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, तो आप क्या कीजिए, टोटल बिल को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 100। इसका मतलब आपने ऑलमोस्ट 100 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी एवरी डे यूज किया है। कैसे निकाला आपने, टोटल बिल को डिवाइड किया नंबर ऑफ डेज से। तो यहां पर भी मैं क्या करने वाला हूं, मैं निकालने वाला हूं वेरिएबल चार्जेस फॉर 1 डे। 1 डे का कैसे मिलेगा, मैं टोटल बिल को किससे डिवाइड कर दूंगा, 31 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है,
तो वेरिएबल चार्जेस कितने आ गए, वेरिएबल चार्ज फॉर 1 डे, 1 डे के आ जाएंगे, देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो एवरी डे वो कितने रुपीस की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, 30 रुपीस की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। यहां पे अब हम लेट कर लेते हैं, क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज को हम किससे डिनोट करेंगे, बी एक्स, एंड टोटल बिल, एंड टोटल बिल उन्होंने बोल ही दिया है किससे यूज करना है, वाई से, ठीक है, टोटल बिल बी वाई, ठीक है। अब आ जाइए लीनियर इक्वेशन कैसे बन जाएगी, जरा देखिए इसकी लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी। आपको निकालना है टोटल बिल, कैसे निकालेंगे भाई, टोटल बिल में सबसे पहले तो आपको देने पड़ेंगे 300 रुपीज कंपनी को, जो कि फिक्स्ड चार्जेस हैं, बाकी आपको देने होंगे रुपीज कि आपने कितने दिन इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। तो आपने कितने दिन इलेक्ट्रिसिटी यूज की है उससे आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि एवरी डे आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की है। दोबारा समझाता हूं, आप मान लीजिए एवरी डे 10 रुपीज की इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और आपने वो इलेक्ट्रिसिटी 5 डेज तक यूज की है, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल बिल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको क्या देखना है कि एवरी डे आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, यहां पर हम एवरी डे कितनी यूज कर रहे हैं, 30 रुपीज की। अगर आप बिल निकालना चाहते हो तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपने इलेक्ट्रिसिटी कितने दिन तक यूज की है। यहां पर मैंने 5 डेज यूज की थी तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर मैं x डेज के लिए यूज कर रहा हूं तो मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल बिल कितना हो जाएगा, 300 प्लस नंबर ऑफ डेज, जितने दिन भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी आई विल यूज, ठीक है। अब जरा देखिए आपको बिल निकालना है किसका, अप्रैल मंथ का, तो लिखोगे देयर आर 30 डेज इन अप्रैल। अप्रैल में बेटा कितने डेज होते हैं, 30 डेज। इसका मतलब आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, 30। क्यों, क्योंकि x है क्या, नंबर ऑफ डेज, ठीक है भाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ जी भाई 30 डेज ही होते हैं। अब जरा देखो तो y इज इक्वल टू टोटल बिल कैसे मिलेगा, पहले तो आप दीजिए कंपनी को ये फिक्स्ड चार्जेस, प्लस आपने 30 डेज तक 30 रुपीज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज की है, तो ये बिल क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा। तो टोटल बिल कितना बन गया, 300 प्लस 900, इसका मतलब टोटल बिल जो है अप्रैल का बना है वो है 1200। नाउ अब बात करते हैं किसकी, फरवरी मंथ की। भाई मार्च का तो दिया हुआ है ना आपको, अप्रैल का निकाल लिया, अब हमें किसका निकालना है, फरवरी का। नाउ देयर आर 28 डेज इन फरवरी in a non-leap year, in a non-leap year, भाई दिया हुआ ना नॉन लीप, लीप ईयर में 29 डेज होते हैं, नॉन लीप ईयर में क्या होता है, 28 डेज ही होते हैं। आ जाइए जरा, अब देखिए टोटल बिल कैसे मिलेगा, पहले तो आपको देने पड़ेंगे 300 रुपीज, प्लस आपको 30 रुपीज के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे 28 डेज तक ये इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको 28 से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो टोटल बिल कितना बन गया, 300 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 8 3 जा 24 कैरी 2 3 2 जा 6 प्लस 8, तो टोटल बिल आपका आ गया है 0 4 और यहां पे कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये जो बिल है ये है आपका फरवरी का बिल। अब देखिए जरा उन्होंने हमसे किसका पूछा है, उन्होंने पूछा है नाउ लीनियर इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मार्च, मार्च के तो हमने बता ही दिया, टोटल बिल ऑफ अप्रैल एंड फरवरी, तो यहां पे मैं बॉक्स में बना देता हूं, टोटल बिल ऑफ अप्रैल एंड फरवरी। तो टोटल बिल देखो अप्रैल का ये है 1200 प्लस फरवरी का ये है 1140, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 0432। सो दिस इज द बिल, टोटल बिल ऑफ अप्रैल एंड फरवरी। आई होप कि अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आपने ध्यान से समझा है तो। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड कीजिए। रवि इज अ सेल्स पर्सन एंड अर्न्स अ फिक्स्ड सैलरी पर मंथ प्लस अ कमीशन ऑन हिज मंथली सेल्स। तो देखो, एक तो उसकी है फिक्स्ड सैलरी, ठीक है, एक तो है उसकी फिक्स्ड सैलरी और साथ में मिलती है उसे कमीशन ऑन हिज मंथली सेल्स, ठीक है। नाउ रवीज मंथली अर्निंग इज गिवन बाय दिस 10,000 एंड दिस। तो 10,000 तो हो गई इसकी फिक्स्ड सैलरी और ये है उसकी कमीशन, ठीक है, ऑन सेल्स। नाउ रवि गेट्स अ हाइक ऑफ 10% ऑन हिज फिक्स्ड सैलरी। तो 10% जो है उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई है एंड नाउ विल बी अर्निंग रुपीज 140 ऑन एवरी 2,000 rupees of worth of sales. Write the equation which shows Ravi's monthly earning after the hike. ठीक है, तो पहले आप ये समझिए यहां पर सॉल्यूशन में कि Ravi's salary is denoted by Y and commission on sales BX, ठीक है। तो उसकी जो टोटल अर्निंग है, जो सैलरी है, वो तो दिखाई जाएगी किससे, वाई से, सैलरी नहीं, अर्निंग दिखाओ इसको, इज अर्निंग, टोटल अर्निंग, ठीक है, टोटल अर्निंग। तो टोटल अर्निंग इस केस में कितनी है, 10,000 प्लस 0.05x। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन फिक्स्ड सैलरी कितनी है, फिक्स्ड सैलरी इज 10,000। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, 10% इसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो हाइक इन सैलरी, हाइक का मतलब इंक्रीमेंट, हाइक इन सैलरी, तो 10,000 का 10% बढ़ गया है, ठीक है। 10% से मल्टीप्लाई कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 10,000 और परसेंट इसका कैसे निकालते हैं, देखिए परसेंटेज हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हाइक कितनी हो गई उसकी 1000। नाउ फिक्स्ड सैलरी कितनी हो गई, नाउ फिक्स्ड सैलरी हो गई उसकी रुपीज, देखो 10,000 तो उसकी ऑलरेडी थी, 1,000 बढ़ गई है तो 11,000 हो गई उसकी। अब उसकी फिक्स्ड सैलरी कितनी हो गई है, 11,000। अब आगे देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं कि ही अर्न्स रुपीज 140 रुपीज वो अर्न करता है ऑन एवरी 2,000 रुपीज वर्थ ऑफ सेल्स। जितनी भी सेल होगी उसके अकॉर्डिंग वो कितने रुपीज अर्न करेगा, 140 रुपीज अर्न करेगा अगर 2,000 रुपीज की सेल होगी तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा जरा समझिए। हमने यहां पर क्या लेट किया था, कमीशन हमने उसकी कितनी लेट की थी, x, ठीक है। यहां पर देखिए उसकी सेल कितनी हो रही है, टोटल सेल हो रही है 2,000 रुपीज, उसमें से इसको मिलेंगे कितने 140 रुपीज, ठीक है। तो अगर आप कमीशन निकालेंगे तो ऐसे मिलेगी आपको कमीशन। यहां पर देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको सॉल्व करोगे, 2 से करो इसको डिवाइड, तो 100, यहां पर आएगा 70, ठीक है, अच्छा 7 आएगा सिर्फ। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो 0.07x, ठीक है, क्योंकि देखो जो इसकी कमीशन है वो x की टर्म्स में है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर भी हमें x की टर्म्स में ही रखना पड़ेगा। वैसे तो डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर आ जाता, आपको 140 तो पता ही है आपको, ठीक है। नाउ वो पूछ क्या रहा आपसे, राइट द इक्वेशन विच शोज द रवीज मंथली अर्निंग आफ्टर द हाइक। तो रवीज अर्निंग आफ्टर द हाइक, हाइक के बाद उसकी टोटल अर्निंग कितनी हो जाएगी। पहली बात तो उसकी फिक्स्ड सैलरी बढ़ गई है, तो फिक्स्ड सैलरी हो गई उसकी 11,000 प्लस बाद में उसकी जो कमीशन है वो कितनी हो गई है 0.07x। सो दिस इज द टोटल अर्निंग ऑफ रवि नाउ आफ्टर द हाइक ऑफ हिज सैलरी, ठीक है। तो पहले ये थी, अब ये हो गई है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वो ये कह रहा है कि अगर कंपनी में 2,000 रुपए की सेल होता है तो ये 140 रुपए कमाएगा। इसकी जो बंदा जॉब कर रहा है, अगर वो 2,000 रुपए की सेल करवाएगा कंपनी की तो 140 रुपए मिलेंगे। क्या उसने 2,000 रुपए की सेल करवाई होगी? नहीं, ज्यादा की करवाई होगी। तो टोटल सेल का इस हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिखा हुआ है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज x डिग्री केल्विन, ठीक है, और इन फ़ारेनहाइट यूनिट्स एज y, द रिलेशन बिटवीन द टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय द लीनियर इक्वेशन दिस, ठीक है। यहां पर देखो x है और y है, ये लीनियर इक्वेशन क्योंकि इनकी पावर क्या है 1 है। आगे फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज दिस। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस देखकर डर लगता है, ठीक है। क्या करना है जरा देखिए, यहां पर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, किसमें? केल्विन में दिया हुआ है। तो जहां पर भी केल्विन है वहां पर पुट कर दीजिए। तो देखिए x का मतलब क्या है केल्विन और y का मतलब क्या है फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो देखो लीनियर इक्वेशन तो आपके पास है ही, x की जगह पर आपको क्या पुट करना है 313 माइनस 273 प्लस 32, तो y इज इक्वल टू 9/5। इन दोनों को सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा 0, 11 माइनस दिस इज 4, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 32, 5 8 जा 30, दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, 9 8 जा 72 प्लस 32, ये आ जाएगा आपका 104, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था, आपको फ़ारेनहाइट में करना है, तो फ़ारेनहाइट में यहां पे F लगा दीजिए। ये केल्विन में था, ये फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट देखिए, इफ दिस टेम्परेचर इज दिस देन फाइंड द टेम्परेचर इन केल्विन। तो देखो फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, इसका मतलब आपको y की वैल्यू गिवन है, कितनी 158। अब जहां पर y नजर आ रहा है वहां पर पुट कर दीजिए। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, y इज इक्वल्स टू 9/5 x माइनस 273 प्लस 32। तो y इज इक्वल टू 9/5, अच्छा x की वैल्यू, y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू कितनी है 158, यहां पर x माइनस 273 और ये 32, ये प्लस में है, इसको उधर लेकर आइए। तो 158 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 x माइनस 273, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 6 और 5 माइनस दिस इज 2, 9/5 x माइनस 273, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 126 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू x माइनस 273, ठीक है। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ जी, ये देखो डिविजिबल है, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, ठीक है। और 14 5 जा कितना होता है 70, तो यहां पर आ जाएगा 70, और देखिए ये माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो 273 इक्वल्स टू x। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 343 केल्विन,
तो इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो देखो इक्वेशन खतरनाक सी है और इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको डरा सकती है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लें। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक तो इक्वेशन बनानी है, उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, साथ में ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। द ऑटो रिक्शा फेयर इन अ सिटी इज चार्ज ₹10 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, मतलब फर्स्ट किलोमीटर के वो लेगा 10 रुपीज, एंड एट द रेट ऑफ ₹4 पर किलोमीटर, ₹4 पर किलोमीटर, बाकी हर एक किलोमीटर के वो 4 रुपीज लेगा। फॉर दी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड, बाकी आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे 1 किलोमीटर को छोड़कर आपको हर बार 4 रुपीज के अकॉर्डिंग जो किराया है वो देना पड़ेगा। राइट द लीनियर इक्वेशन टू एक्सप्रेस द अबव स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट ऊपर दी हुई है, पहले तो आप इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, फिर वो कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, फिर जो लीनियर इक्वेशन बनेगी उसका ग्राफ भी बनाना है। चलिए शुरू करते हैं भाई। यहां पर दो चीजें हैं। पहली चीज है आपका डिस्टेंस कवर्ड और दूसरा है आपका चार्जेस, मतलब टोटल फेयर। ठीक है, तो इन्हीं दोनों चीजों को हम लेट करेंगे। लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर एंड टोटल फेयर कितना होगा? y। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, इसका टोटल फेयर मतलब y, मतलब टोटल किराया कितना हो गया? y। पहले तो वो लेगा 10 रुपीज फर्स्ट किलोमीटर के, बाकी आप जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसमें से 1 किलोमीटर कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि आपने 1 किलोमीटर के ऑलरेडी पे कर दिए हैं। तो 1 किलोमीटर माइनस करने के बाद जो भी किलोमीटर बचेंगे, हर किलोमीटर के आपको कितने रुपीस देने पड़ेंगे? 4 रुपीस। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहां पर बचेगा 10, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4। अब जरा सॉल्व कीजिए। y इज इक्वल टू 4x और 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या बचा? 6। तो ये तो बन गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो उन्होंने बोला है। अब आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको सॉल्यूशंस निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे? आप एक बॉक्स बनाइए और उसमें 2 या मैक्सिमम आप 3 सॉल्यूशंस निकालिए, 2 से भी बन जाएगा। पुट कीजिए x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए? 0। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू x, x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 0 प्लस 6। तो ये तो हो गया 0, y की वैल्यू कितनी आई? 6। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या आई? 6। अब यहां पर आ जाइए, पुट कीजिए x की वैल्यू, सपोज -1 पुट कर दी। ठीक है, सपोज -1 पुट कर दी, वैसे आपकी मर्जी, जो भी आपका मन करे वो आप पुट कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या? जो आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो बहुत छोटे आएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए y इज इक्वल टू 4x प्लस 6, x की वैल्यू कितनी है? -1, तो यहां पर आप -1 पुट करेंगे। अब देखिए y इज इक्वल टू -4 प्लस 6, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो जब आपने x की वैल्यू -1 पुट की, y की वैल्यू क्या आई? 2। ठीक है, अब जरा देखिए, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये है y एक्सिस, ये है -1, -2, -3, -4, -5, ये है -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आप जरा देखिए, यहां पर कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? हमेशा x, y की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 6 और यहां पर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2। तो जरा देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट
0,6 यहां कहीं लाया करेगा, 0,6। सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, -1,2, तो -1,2 ये यहां कहीं लाया करेगा, तो ये जो है कुछ यहां कहीं से जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये है इस इक्वेशन की लाइन, किस इक्वेशन की लाइन, इसकी, तो आप इस इक्वेशन को भी लिखेंगे यहां पर, तो y = 4x + 6, तो ये है। आई होप के समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहले तो स्टेटमेंट से आपको इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई रहती है। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी है बट बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से आपको दिया हुआ है, एक बार रीड करते हैं। इफ शिंटू told Reenu that x is equals to -k and y is equals to k + 2 is the solution of a linear equation this. Find the value of a if y is equals to 8। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़कर थोड़ा सा लग रहा होगा कि भाई ये क्या दे दिया है। अब चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले आप ये देखिए कि आपको दिया हुआ है x is equals to -k। अब आप ये देखिए y is equals to k + 2 दिया हुआ है। क्या मैं y की वैल्यू देखो दी हुई है, y की वैल्यू गिवन है, ये दिया हुआ और साथ में y की वैल्यू भी गिवन है, तो आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 8। यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये प्लस में इधर जाकर माइनस, तो k की वैल्यू आ गई 6। अगर k की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू क्या आ गई, -6। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या थी, -k, तो k की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -6। ठीक है, अब जरा देखिए y की वैल्यू भी गिवन है और x की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप यहां पर पुट कर दीजिए। बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो x + 7y = a। x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू है -6 प्लस 7 × y, y की वैल्यू क्या है 8। अब जरा देखिए ये है -6 और 8 7 का कितना होता है 56, तो यहां से a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 50। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। वैसे तो देखिए x is equals to this and y is equals to this is a solution of linear equation दिया हुआ है, लेकिन जब आप k की टर्म्स में वैल्यूज पुट करोगे तो आपको a की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि फिर आंसर आएगा k की टर्म्स में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। भाई इधर देखो, क्या आपको ये दिख रहा है, y की वैल्यू दी हुई है। प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही है, k की वजह से। अगर y की वैल्यू पता चल जाए तो बात बन गई। तो y की वैल्यू तो पता ही है हमें, कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत किसकी आ रही है, x की वैल्यू नहीं हमारे पास। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा k। तो आप क्या कीजिए, इस k की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे, y की जगह पर 8 पुट कर दिया और k निकाल लिया। k मिल गया तो मैंने k पुट किया, मुझे x की वैल्यू मिल गई। x और y की वैल्यू गिवन है, इन दोनों की वैल्यूज मैंने इसमें पुट कर दी और a की वैल्यू निकाल ली। क्या दिक्कत आ रही है। आइए देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये मैं आपको एग्जाम्पलर से करा रहा हूं। रीड कीजिए। फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ two variables and draw the graph of the same by taking the constant mass equal to 6 kg। constant mass उन्होंने हमें दिया हुआ है that is 6 kg। ठीक है, read from the graph the force required when the acceleration produced is this and this। इन दोनों से रीड करके हमें बताना है कि कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन भाई ऐसा लग रहा है एकदम जैसे फिजिक्स का हो, बट है मैथमेटिक्स का ही। चलिए दोबारा से पढ़ते हैं। वो कह रहे फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो लेट करेंगे कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के।
अब सीधी सी बात उन्होंने खुद बोला है कि फोर्स एक्सर्टेड टू पुल अ कार्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये हो गया फोर्स और ये हो गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी आप हटाते हो तो कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है, और इस बार मैंने कांस्टेंट क्या लगा लिया है, m, ठीक है। अब यहां पर क्या है, वेयर y डिनोट्स फोर्स एंड x डिनोट्स, कॉमा लगा लो, x डिनोट्स एक्सेलरेशन एंड m denotes the mass, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए जरा, अगर आप क्वेश्चन को सही से देखें तो उन्होंने जो मास है, कांस्टेंट मास इज इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है, m की वैल्यू गिवन है दैट इज 6, ठीक है। तो यहां से आपकी एक लीनियर इक्वेशन बन गई। अब वो आपसे क्या करें, इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, एक बॉक्स बनाइए और यहां से x और y की वैल्यू निकाल लिया, पुट कर लीजिए x इज इक्वल टू 0। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, पुट कीजिए x इज इक्वल टू 1। जब आप 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब आप पुट कीजिए x इज इक्वल टू 2। अच्छा, यहां पे देख लीजिए जरा, जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 6। x की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आएगी, जरा देखिए, y इज इक्वल टू 6x है, तो y इज इक्वल टू 6x और x की वैल्यू कितनी है 2, y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ देख लीजिए जरा, यहां पर ये रहा ग्राफ, जीरो, देखो नंबर जो है वो बहुत बड़ा आ रहा है, 12 तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 का गैप्स लेंगे, ठीक है। तो यहां पर लीजिए आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। यहां पर देखिए -2, -4, -6, -8, -10, -12, -2, -4, -6, -8, -10 एंड -12, ठीक है। अब जरा देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, जरा देखिए यहां से 0,0, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,0। सेकंड कोऑर्डिनेट देखिए 1,6, तो सेकंड इज 1,6, तो यहां कहीं आएगा, मतलब यहां कहीं होगा, ऐसा समझो 6 ऊपर है, ठीक है। और दूसरा क्या है 2,12, तो 2,12 यहां कहीं, ठीक है। तो जो ग्राफ है आपका कुछ ऐसा बनेगा, यह है 2,12, यह आपका 1,6। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि हमेशा जो लाइन बनेगी उसमें लाइन की इक्वेशन भी लिखनी है, तो यहां पे लिखोगे y इज इक्वल टू 6x, ठीक है। और यहां पर एक चीज और मेंशन करोगे, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, चाहे तो आप सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है, या फिर 1 इज इक्वल टू 2 लिख लो। 1 यूनिट का क्या मतलब है 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, 2 व्हाटएवर, क्लियर है। तो ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर ये आपको मेंशन करना होगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, कुछ उन्होंने चीजें हमें बोली थी करने के लिए, एक बार रुक जाओ, क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, 1,6 एंड 2, हाँ ठीक है। अच्छा, उन्होंने हमसे क्या बोला था, जरा ये देखिए, वो कह रहे हैं द फोर्स रिक्वायर्ड व्हेन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज दिस, मतलब जब एक्सेलरेशन 5 होगा, देखिए 4 और ये 6 है इसके बीच में, तो आपको ये बताना है कि फोर्स कितनी होगी। तो देखो एक्स एक्सिस डिनोट करती है आपके एक्सेलरेशन और वाई एक्सिस डिनोट करता है आपको फोर्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 5 लेनी है आपको, 5,
तो आप इसको ऊपर लेकर जाइए, जहां कहीं भी मीट करेगी बेटा ये ग्राफ पे आपको ज्यादा बेटर दिखाई देगा, ठीक है। अभी तो मैंने रफली ड्रॉ किया है, आप ग्राफ में बेटा क्या करेंगे, 5 दिया ना, मैं 6 पे ले गया, देखो 4 और 5 के बीच में आएगा 5 यहां कहीं, तो जहां पर भी ये हिट करेगा वहां से आप परपेंडिकुलर लाइन लेकर आओगे किस पर, y एक्सिस पे। अभी मुझे नहीं पता, मान लीजिए अगर ये 14 पे मैच कर गया आके, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 14 न्यूटन, ठीक है। दूसरा दिया हुआ उन्होंने 6 का मतलब यहां पर, तो अब आप 6 से लेकर जाएंगे, जहां कहीं भी मीट करेगा जाकर आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन लेकर आओगे। सपोज यहां पर 16 हुआ तो आप फोर्स लिख दोगे कितनी, 16 यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ की हेल्प से, ये आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स एक्सिस का मतलब एक्स और वाई एक्सिस के साथ में, ठीक है। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो, अगर आप देखें, आप क्या कीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। हम यहां पर कुछ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और कुछ वाई की वैल्यू आती रहेंगी, ठीक है। आप, मैं कहूंगा 3 पॉइंट्स ले लीजिए मिनिमम, ठीक है। वैसे 2 से भी काम बन जाता है, बट मैं कहूंगा 3। अब जैसे कि दिया हुआ है उन्होंने x/3 y/4 इक्वल्स टू y, पुट कीजिए x की वैल्यू 0। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखिए 0/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0, और 0 लिखने की जरूरत है नहीं, तो y/4 इक्वल्स टू 1 आ गया। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या आई, 4। अब आप क्या कीजिए, पुट कीजिए y की वैल्यू 0। जब आप y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x/3 प्लस 0/4, देखिए y की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 0 इक्वल्स टू 1। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज 0, तो बचा क्या, x/3 इक्वल्स टू 1। ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई। तो जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू क्या आई, 3, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, वैसे तो 2 से ही काम चल जाएगा, लेकिन चलो मैं एक और भी करा ही देता हूं। पुट x इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने, 1 पुट कर दी है, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखिए इधर, यहां पर देखिए 1/3, x की जगह पर क्या पुट कर दिया मैंने, 1, या फिर 3 पुट कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। 3 पुट कर दिया मैंने, क्या पुट कर दिया, 3। अच्छा x की वैल्यू 3 तो आ ही गई है, फिर नहीं 1 ही पुट करो यार। 1 पुट कर दिया मैंने x की जगह पर, प्लस y/4 इक्वल्स टू 1, ठीक है। मैं कहूंगा यार 6 पुट कर लो, क्योंकि देखो फ्रैक्शन में नहीं चाहता हूं कि आंसर फ्रैक्शन में आपके लिए, तो ये आ जाएगा 2, कट जाएगा, ठीक है। 1/3 आएगा, उधर जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, ये वो तो कोऑर्डिनेट्स तो आपको अपनी मर्जी से लेने होते हैं। आप ऐसा कोऑर्डिनेट लीजिए जिससे इजीली कट जाए। भाई कट तो 1000 भी सकता था, तो क्या मैं यहाँ पे 1000 ले लूंगा, ले सकते हो, लेकिन फिर ग्राफ बहुत बड़ा बन जाएगा ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर लीजिए जो इजीली डिविजिबल हो, या फिर मल्टीप्लाई कर सको, या सब्ट्रैक्ट ऐड, जो भी है। अब देखिए ये 2 प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहां पर कितना आ जाएगा, -1, और डिवाइडेड बाय 4 है, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, ठीक है। बनाते हैं अब जरा। इसका एरिया भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है ना, हाँ जी। ये है x एक्सेस, ये है y एक्सेस, ये है नेगेटिव y एक्सेस, ये है नेगेटिव x एक्सेस, 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, अच्छा यहां पे लिख भी देते हैं भाई, x की वैल्यू जब आपने 6 पुट की, y की वैल्यू कितनी आई, -4, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमेशा x, y की फॉर्म में। यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -4, ठीक है।
तो कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं, वही 0,4 यहां कहीं आएगा और 3,0 यहां कहीं आएगा और 6,-4 यहां कहीं आएगा, 6,-4 यहां कहीं आएगा। ठीक है, तो लाइन कुछ ऐसे जा रही है। कोऑर्डिनेट्स जरूर लिखें जहां पर भी हूं, 4,-6, और जो भी लाइन है उस लाइन की इक्वेशन जरूर लिखें उसके ऊपर। तो ये किसकी इक्वेशन है, x ओवर, मतलब किसकी लाइन है, x/3 y/4 इक्वल्स टू 1 की इक्वेशन है। ठीक है, अब जरा देखिए वो क्या कह रहे हैं, एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है, जरा देखिए इधर, यहां से देखिए वो क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स और एक्सेस जो है इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया बताइए। तो ये कितना यूनिट है, बेस कितना यूनिट है, 3 यूनिट्स। हाइट कितने यूनिट्स है, 4 यूनिट्स। देखिए ना, 1 2 3 4, तो बेस हो गया 3, हाइट हो गई 4। इससे कैंसिल आउट करोगे 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 3 6, और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। आइए बात करते हैं एक और बहुत अच्छे क्वेश्चन की, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। प्लीज नोट इट डाउन, रीड करते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस। तो 2 लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, वो कह रहे हैं फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सेस। तो एक्स एक्सेस और लाइन से जो एरिया बनेगा वो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखिए जरा, आपको करना है क्या है, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है आपकी ये, आपको एक बॉक्स बनाना है और जिसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जब बात होगी 2 या 3 आपकी लीनियर इक्वेशन आ जाए, सिर्फ 2 निकालने। क्या करना है आपको, पुट कीजिए y की वैल्यू 0। y की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो 4x - 3 इंटू y की वैल्यू 0 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये तो 0 खत्म हो गया, 3 0 0 खत्म। अब ये देखिए ये प्लस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो जब आपने 0 पुट किया, y की वैल्यू 0 पुट की, तो x की वैल्यू क्या आई, -1। अब आप पुट कीजिए नाउ, पुट x इक्वल टू 0। अब आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो 4x - 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू क्या है, 0। 0 से बेटा ये क्या हो जाएगा, 4 0 0 खत्म। ये माइनस में, इसको उधर लेकर जाइए, तो ये आ जाएगा प्लस। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करें तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 1 3.3, 1.3। तो ये जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो इसकी वैल्यू क्या आई, 1.33। बेसिकली 1.3 भी लिखोगे तो चलेगा। अब ले लीजिए ये वाली, 4x + 3y - 20 इक्वल्स टू 0। ये माइनस में है, उधर लेकर जाओगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब आप क्या कीजिए, एक और बॉक्स बना लीजिए भाई। यहां पर भी आपको x और y की सिर्फ 2 वैल्यूज पुट करनी है। पुट कीजिए x की वैल्यू 0। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, खत्म। यहां पे क्या था, 20, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 6.67, या फिर 6.7 ले लीजिए आप डायरेक्टली। ठीक है, करके देख लेना डिवाइड। पुट कीजिए y = 0। एक बार x पुट कर दिया, एक बार y पुट करना है। y की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो 4x + 3y, और y की जगह पर क्या पुट करना है हमें, 0। आगे क्या है, 20। ये तो 0 है, खत्म हो जाएगा, 3 0 0। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। तो 4 5 कितना आ गया, 20। अब जरा देखिए, जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई, 6.7। जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई, 5।
तो बस अब ग्राफ ड्रॉ कीजिए और एरिया निकालना है बस। सबसे बड़ा नंबर क्या है 6.7, तो आपको कम से कम 7 तक तो लेना ही लेना है। देखिए जब आप ग्राफ पे पुट करोगे तो आपको एक्यूरेट बिल्कुल वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। यहां से भी मिल जाएंगी वैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यह है एक्स एक्सेस, यह है नेगेटिव एक्स एक्सेस, यह है वाई एक्सेस, यह है नेगेटिव वाई एक्सेस। यह है 1, यह है 2, यह है 3, यह है 4, यह है 5, यह है 6, यह है 7 और यह है 8, ठीक है। यह आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कीजिए डायरेक्टली। आप पहले ये देखिए, कोऑर्डिनेट्स हमेशा x, y की फॉर्म में होते हैं। यहां पर x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 1.3। तो देखो इधर -1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, तो पहला कोऑर्डिनेट तो यही आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है 0, 1.3, 1.3 यहां कहीं होगा, तो लाइन कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेट जरूर लिख दें, ये है आपका 0,13, ये है आपका -1,0, ठीक है। ये बन गया आपका थोड़ा बड़ा बना देता हूं भाई, -1 और ये है आपका 0, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, ये भी कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे लिखे जाएंगे x, y की फॉर्म में। x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 6.7, x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू क्या है 0। तो 0,67 तो यहां कहीं आएगा भाई, 0,67 ये यहां कहीं, और y की वैल्यू क्या है ये वाली 5,0, तो ये कुछ ऐसी जाएगी लाइन, ओ मतलब समझ गए ना आप, 5 से कट करती हुई जा रही है, 5 से ऐसे। कोऑर्डिनेट जरूर लिखेंगे आप 0,67 और ये क्या है 5,0। फिर मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन जरूर लिखेंगे आप। ये कौन सी लाइन है, ये इसकी लाइन है, इसकी, तो मतलब 4x - 3y + 4 = 0। तो टीचर को भी पता चलेगा ना कि कौन सी इक्वेशन किसकी है, कौन सी लाइन किस वाली इक्वेशन की है। और ये किसकी है, ये इस वाली की है भाई, ये वाली ग्रीन वाली लाइन किसकी है, इसकी, सेकंड वाले की। मतलब 4x + 3y - 20 = 0। अब इसका एरिया बताना है, जरा देखिए, ध्यान देना। एरिया तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां से यहां तक बेस तो हमें मिल गया 6, ठीक है। मैं देखिए अभी श्योर नहीं हूं क्योंकि मैंने ग्राफ पे ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं यहां कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज मान लीजिए, मुझे नहीं पता कितना, सपोज 4 पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी वैसे आप निकाल सकते हो, लेकिन वो दूसरा मेथड है। एरिया निकलता है हाफ बेस इनटू हाइट से, ठीक है। अगर डिजिटल बोर्ड होता या ग्राफ होता तो आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। हाफ बेस, बेस कितना है जरा देखिए, यहां से यहां तक गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6, और इसका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लीजिए, चलिए 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं 3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 3 जाके आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये तुक्का नहीं भेड़ रहे, बस इसलिए ऐसे लिया है क्योंकि हमारे पास ग्राफ नहीं है। ग्राफ होता तो ऑब्वियसली आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो 4 है, ये जो हाइट है वो कितनी है 4 है यहां पर, तो ये कैंसिल आउट, 4 3 जा कितना आ जाएगा 12 है, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, जब आप ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम डिस्कस करेंगे असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस एंड देन केस बेस्ड। प्लीज नोट इट डाउन। असर्शन रीजन में आपको पता है 4 ऑप्शंस होते हैं और वो फिक्स्ड हैं, तो एक बार रीड कर लेते हैं फिर भी। बोथ assertion A and reason R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. Second option है both assertion and reason are true but reason R is not correct explanation of A.
फिर सी है assertion A is true but reason R is false. Again assertion A is false but reason R is true. तो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैंने लिख दिए हैं, छोटे से क्वेश्चन है, साथ में करा दूंगा। देखिए जरा पहले, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू दिस। बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट यहां पर है 2,7, इससे कितनी लाइंस पास हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इनफाइनाइट नंबर्स पास हो सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, मतलब assertion इज ट्रू। अब नीचे आ जाइए, अ लाइन इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। यस, हर एक लाइन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो बोथ, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ assertion A and reason R is true and reason R is the correct explanation of assertion A। ठीक है, तो यहां पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। यहां पर आ जाइए दूसरे पे, वो कह रहे हैं assertion A the point 3,4 satisfy the equation this। ठीक है, तो देखो आप x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, y की वैल्यू 4 पुट कीजिए, दोनों का ऐड करोगे आंसर कितना आ रहा है? 7। एंड 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 28। अब जरा देखिए, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 28। 4 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? x प्लस y विच इज 28। ठीक है, 4 उधर जाकर डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ये 4 है। तो बेसिकली ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम ही है। हुआ क्या है, बोथ साइड्स 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। यहां पर देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x 4y एंड 4 7 का कितना आ जाएगा? 28। तो वो कह रहे हैं देन द लीनियर इक्वेशन विल नॉट बी अफेक्टेड। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो लीनियर इक्वेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, इसका भी सॉल्यूशन है ये और इसका भी सॉल्यूशन है। तो वो कह रहे हैं अगर ऐसा है तो लीनियर इक्वेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। तो ऑब्वियसली नहीं पड़ा है क्योंकि आपने 4 कॉमन लिया और आपने देखा आंसर कितना आ रहा है? 7। ठीक है, अब आ जाइए रीजन पे। तो असर्शन तो ठीक है, ये तो ठीक है, रीजन पे आ जाइए। वो पूछ रहे हैं आपसे, लीनियर इक्वेशन विल नॉट बी अफेक्टेड इफ यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। तो देखो मैंने बोथ साइड यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया था यहां पर, तो क्या लीनियर इक्वेशन चेंज हुई? नहीं, वही की वही है। बस आप दोबारा से 4 कॉमन लीजिए और डिवाइड कीजिए, फिर से आपको पुरानी वाली लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। तो अगर आप बोथ साइड्स किसी भी लीनियर इक्वेशन में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हो तो लीनियर इक्वेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब असर्शन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए की। So both assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A. So option A is correct. ठीक है, so in both the cases option A is correct. Please note it down. And that is question number जो अपना है वो है 19. ठीक है, रीड कर लेते एक बार। वैसे आपको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लिया करो भाई क्वेश्चन को। Parking a car in a metro city is an ultimate problem this day, especially on weekends. So to cure this, many cities come up with the idea of multi-level parking. So in the mall of Noida, the parking charges are ₹50 for the first 2 hours and 20 per hour for subsequent hours. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, अब जरा यहां पढ़ लेते हैं भाई। ठीक है, तो 2 आवर्स के फिक्स चार्जेस हैं जो कि है 50, बाकी हर एक आवर के 20 रुपीज लगेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जरा एक बार देख लेते हैं, समझा देता हूं मैं आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है भाई पार्किंग की आजकल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली वीकेंड्स में होता क्या है, लोगों की छुट्टियां होती है, घूमने जाते हैं, शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, जिसकी वजह से पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि आप लोग मार्केट वगैरह में जाते होंगे तो सैटरडे संडे सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए हैं। ठीक है, और मल्टी पार्किंग चार्जेस लेकर आए हैं। क्या लिखा हुआ है भाई,
क्या है, हाँ, मल्टी लेवल पार्किंग लेकर आए, ठीक है, डिफरेंट टाइप से, किस तरीके से कम स्पेस में ज्यादा कार्स को पार्क किया जा सके। आइए देखते हैं फास्ट। वो कह रहे हैं इफ y इज द टोटल चार्जेस, तो y क्या है, टोटल चार्जेस हैं, तो ये टोटल हो गया। आगे हम देखते हैं x इज द टोटल पार्किंग टाइम, तो x क्या है, टोटल पार्किंग टाइम है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं टाइम दैट इज मोर देन 2 आवर्स, ठीक है, जो कि 2 आवर्स से ज्यादा है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, देन द लीनियर इक्वेशन फॉर द सिचुएशन इज। अब जरा ध्यान दीजिए, वो कर क्या रहे हैं, 50 रुपीज तो फिक्स्ड उन्होंने ले लिए हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ा, 50 रुपीज उन्होंने फिक्स्ड ले लिए 2 आवर्स के। अब पार्किंग कितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, वो x आवर्स, तो x में से 2 आवर्स आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 2 आवर्स के लिए आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। अच्छा, बाकी जो बचे हुए आवर्स हैं वो आपको देने पड़ेंगे 20 रुपीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 50 प्लस यहां पे कितना आ जाएगा, 20x माइनस 40, ठीक है। तो इसको और इसको सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20x प्लस 10, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हो सकता है भाई, यही हो सकता है 20, 40 ये कैंसिल आउट हो गया, 20x माइनस, मैंने ऑप्शन सही लिखे हैं, हाँ ठीक, तो ये वाली इक्वेशन 20 कैसे आ रहा है, यहां पे 0 होगा, रुको लेट मी चेक, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। अब जरा देखिए, इस y को आप उधर लेकर जाइए, तो 0 इज इक्वल्स टू 20x माइनस, ये y उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा प्लस 10। अब देखिए, ये 0 इधर लिखें या इधर लिखें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। अब वो कह रहे हैं यश, if Yash parked his car for 5 hours, then the amount he will pay for, तो अगर वो 10 आवर्स के लिए करता है, तो देखिए इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्चुअली हम यहां से लेंगे टोटल अमाउंट निकालने के लिए, तो y इज इक्वल टू 20x प्लस 10। अब देखिए 5 आवर्स उसने खड़ी की है, 2 आवर्स हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, अब आपको दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस करना चाहते हो तो यहीं पे कर लो डायरेक्टली, ठीक है। अगर ये यहां पे ये वाली इक्वेशन ले रहे हो तो आपको दोबारा से 2 सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब उसने पार्किंग की है कितने आवर्स के लिए, 5 आवर्स के लिए, तो 20 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये हो गया 100 प्लस दिस इज 110। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, ये नोट कीजिए। अच्छा, क्या हो गया, 2 बार लिख दिया है, अरे क्या कर रहा हूं मैं भाई। 115 ये है बेटा आपका 105, अच्छा भाई, सॉरी, ये ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन मैंने एक ही बार रिपीट कर दिया, एक ही ऑप्शन को, कोई बात नहीं। तो ये नोट कीजिए, देखते हैं अपने नेक्स्ट 2 पार्ट्स। तो सी पार्ट एक बार रीड करते हैं। वो कह रहे हैं if on weekends parking charges are 30 rupees for the first 2 hours and 15 rupees for subsequent, then the parking charge for 7 hours। पहले समझिए, टोटल चार्जेस होते हैं y, अगर वो फर्स्ट 2 आवर्स के लेता है 30 रुपीज, तो टोटल आवर्स में से आप 2 आवर्स तो कर दीजिए माइनस, क्यों माइनस कर दीजिए, चलो ऐसे छोड़ दो, डायरेक्टली करा देता हूं। देखिए 2 आवर्स के उसने पे कर दिए 30 रुपीज, टोटल वो कितने आवर्स रहा है, 7 आवर्स। 7 आवर्स में से 2 आवर्स के उसने पे कर दिए, तो कितने बचे, 5 आवर्स। तो बाकी बचे हुए आवर्स के लिए वो 15 रुपीज के हिसाब से पे करेगा। जरा देख लीजिए एक बार, पार्किंग चार्जेस आर 30 रुपीज फॉर फर्स्ट 2 आवर्स एंड 15 रुपीज फॉर सब्सिक्वेंट, मतलब उसके बाद वाले जो आवर्स हैं उसके लिए वो 15 रुपीज लेगा। तो टोटल देन द पार्किंग चार्जेस फॉर 7 आवर्स, तो 7 आवर्स के लिए उन्होंने पूछा था, 2 आवर्स के लिए मैंने लिख दिया 30, बाकी बचे हुए जो 5 आवर्स हैं वो आप पे करेंगे 15 रुपीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 30 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 5 5 जा 75, इसको करेंगे तो 105। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज 105, ठीक है। अब आ जाइए इस पर, ये अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ राजू इज एन ओनर ऑफ वन ऑफ द शोरूम्स इनसाइड द मॉल,
and being a staff member he has to pay only 50% of the amount for his 10 hours for the job. The amount paid by the Raju for parking is, तो कोई एक राजू है जिसका मॉल में खुद का शोरूम है और वो रोज 10 आवर्स के लिए आता है और अपना काम करता है आकर वहां पर, तो वो जो स्टाफ मेंबर होते हैं जो मॉल के अंदर काम करते हैं या जिनकी खुद की शॉप है उनको स्टाफ मेंबर्स कहते हैं, उनके लिए बेटा 50% क्या है, ऑफ है। तो देखो वो तो रोज आता है ना, वीकेंड्स वाला तो उसका हिसाब है ही नहीं, उसका तो रोज का है, तो बेटा 50 रुपीज तो देगा फर्स्ट 2 आवर्स के, बाकी बचे हुए आवर्स के लिए वो देगा कितने, 20 रुपीज के अकॉर्डिंग। वो टोटल कितना रहता है, 10 आवर्स। 10 आवर्स में से 20 रुपीज उसने ऑलरेडी, 50 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिए हैं 2 आवर्स के लिए, तो 10 में से 2 आवर्स पे कर दिए हैं, बचे कितने, 8 आवर्स। तो 50 प्लस इसको करोगे तो 60 ऐड कीजिए तो वो 210 आ रहा है, कितना आ रहा है, 210। ये तो टोटल अमाउंट आया है, लेकिन उन्हें 50% डिस्काउंट भी तो मिल रहा है, तो उन्हें सिर्फ कितना पे करना पड़ेगा, 210 का 50%। 50% का मतलब ये है जब आप परसेंटेज हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में लग जाता है 100, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 1 जा 5 एंड 510, तो मतलब उनको सिर्फ 105 ही पे करने हैं, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आइए देखते हैं एक और केस बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। प्लीज नोट इट डाउन। तो देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। क्रिसमस का टाइम चल रहा है और क्रिसमस का ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December every year to remember the birth of Jesus, who Christians believe in the Son of God. Santa Claus, also known as the Father Christmas, if a legendary character originating in Western Christmas culture, and he brings gifts for the everyone on Christmas. Let Santa Claus brings 3 chocolates for each child and 2 chocolates for each adult. Represent at the Christmas party at Michael's home. Along with the Christmas cake, he distributed total 90 chocolates among all. ठीक है, फिर आपको ये 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, जरा देख लेते हैं भाई। देखिए पहले आप ये समझिए कि उन्होंने 3 चॉकलेट्स दी हैं चिल्ड्रन के लिए एंड 2 चॉकलेट्स दी हैं एडल्ट्स के लिए, और टोटल मिलाकर कितनी हैं, 90 चॉकलेट्स। क्वेश्चन जरा देखिए, मुझे पता है एक्स और वाई ही दिया हुआ है। हाउ टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय टेकिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज एक्स। चिल्ड्रन कितने हैं, एक्स, एंड नंबर ऑफ एडल्ट्स वाई। ठीक है, अब वो कह रहे हैं देन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज 10 देन फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स एट द क्रिसमस पार्टी। तो यहां पर आप लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी एक्स एंड नंबर ऑफ एडल्ट्स बी वाई। अरे बेटा वीडियो बन रही है, आप लोग बातें करे जा रहे हैं। इसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, 10, पुट x इज इक्वल टू 10। तो इस इक्वेशन में अब देखिए जरा, वो कह रहे हैं हर एक बच्चे को उन्होंने 3 चॉकलेट्स दी हैं, हर एक बड़े इंसान को उन्होंने 2 चॉकलेट्स दी हैं, तो टोटल मिलाकर उसने कितनी चॉकलेट्स दी, उन्होंने खुद बता दिया है 90। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहां पर पुट कर दीजिए 3x + 2y = 90। x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 10 + 2y = 90। ये हो गया 30, ये प्लस में है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 60, 2y = 60। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट्स एट द क्रिसमस पार्टी। तो एडल्ट्स कितने हैं, 30। अब आ जाइए यहां पर, वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equals to 5 and y is equals to 1 is a solution of the equation this। तो ये इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
अगर x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब अगर आप यहां पर x की जगह पर 5 पुट कर दें और y की जगह पर 1, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। 5 5 जा 25, 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 32, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 32। अब वो क्या कह रहे हैं, एंड ऑल्सो राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस, ये जो लीनियर इक्वेशन है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, मतलब 0 उस तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इस 7 को इधर ले आइए, तो सबसे पहले लिखना है आपको x को, उसके बाद लिखना है y को, और ये प्लस में है इधर जाकर -7 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में x अलग लिखना है, a b और c सब कुछ अलग लिखना है। कैसे लिखोगे, देखिए इधर क्या मैं इसको -1 लिख सकता हूं, तो देखिए a की वैल्यू कितनी हो गई -1। यहां पर क्या मैं 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, b की वैल्यू क्या हो गई 1, और यहां पर होना चाहिए था प्लस, लेकिन है क्या 7, तो अब आप क्या कीजिए, इस 7 को आप लिख दीजिए ब्रैकेट में। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो मैंने 2 टाइप्स के आपको केस बेस्ड कराए, एक था एमसीक्यू और एक है आपका सब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग थे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आई होप के अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको इस सीरीज में क्वेश्चंस करने में मजा भी आ रहा होगा। बाकी अगर ये सबको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।